स्वागत करते हैं आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में। आज हम यहाँ पर CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के ST नंबर 7878 के 20 चुनिंदा प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला प्रश्न ये कहा गया है, पहले प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित संशोधनों में से किस एक के द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया है तो यहां पर आपके सामने 4 अमेंडमेंट यानी कि 4 संशोधन दिए गए हैं। तो प्रश्न यह पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को, जो कि मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल था, उसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन, यानी कि संपत्ति के अधिकार को, जो कि मूल अधिकार के रूप में शामिल था, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन से 1978 में हमारे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। अब यहां पर बाकी और भी संविधान संशोधन दिए गए हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिसमें से 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब इन ऑप्शंस में हमारा जो ये चौथा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कहा जाता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता आप देख सकते हैं यहां पर 3 शब्द हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यानी कि जो आपने अभी ये प्रश्न यहां पर देखा, ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो हमारा सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैंने 42वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन से लेकर के महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनने की संभावना है यहाँ पर चर्चा की गई है। अतः प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या है? सी। तो हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे। यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्विरोध, यानी कि उनके विरुद्ध कोई भी इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, वो निर्विरोध रूप से निर्वाचित कर लिया गया। और इसका सही उत्तर है हमारा सी, यानी कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से निर्वाचित किए गए थे। अब यहां पर और भी राष्ट्रपतियों का नाम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति के रूप में हैं, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। एक सवाल यह हो गया। अब दूसरा सवाल यह मिल सकता है कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए कौन राष्ट्रपति बनाएंगे। तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए गए। अब यदि यहां पर हम सबसे महत्वपूर्ण देखें डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे हमारे राष्ट्रपति हुए हैं जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं, और उससे पहले वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो यानी कि इस प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने वाले हमारे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग यानी कि वित्तीय आयोग गठित करेगा। अब प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में किसी राज्य के लिए, यानी कि प्रश्न यह कह रहा है कि राज्य के लिए जो वित्त आयोग गठित किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। अब वित्त आयोग राज्य के लिए गठित किया जाएगा, इसका सही उत्तर है हमारा राज्य का राज्यपाल।
लेकिन यदि प्रश्न यह आए कि भारत में वित्त आयोग को कौन गठित करेगा, तब हमारा सही उत्तर क्या होगा। अब वित्त आयोग की यदि बात आई है तो मैं यहां पे यह बताना चाहूंगा कि भारत में जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 280 के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन यदि हम राज्य के लिए वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 243I के द्वारा राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य में वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल। और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यानी कि वित्त आयोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। एक और प्रश्न पूछा जाता है इसको कि करंट अफेयर्स से जोड़ करके देखा गया कि इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है भारत में। तो हमारा अगर भारत में पूछा जाए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो इसका उत्तर होगा 14वां वित्त आयोग। इसका टेन्योर कार्यकाल क्या है, इसका 2015 से लेकर के 2020 तक। इस 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, जिनका नाम है YV रेड्डी। अब यदि यह पूछा जाए कि भारत के पहले वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब हमारा उत्तर होगा केसी नियोगी। अब यहां पर आप प्रश्न के अनुसार यदि हमें उत्तर देखना है तो प्रश्न के अनुसार हम उत्तर देख सकते हैं कि राज्य के वित्त आयोग की बात की गई है। इसका सही उत्तर है हमारा राज्यपाल, और राज्यपाल है ऑप्शन बी में, तो अतः सही उत्तर क्या है हमारा बी। लेकिन यदि इस प्रश्न से संबंधित हम और प्रश्न कैसे बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करें तो हम देख सकते हैं अगर भारत के वित्त आयोग के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्थापना की जाती है, गठित किया जाता है। अब भारत के वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951 में, पहले अध्यक्ष हमारे केसी नियोगी थे। अगर राज्यों के बारे में बात करें पहला वित्त आयोग किसने गठित किया था तो तमिलनाडु का नाम आता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न यहां पर कुछ संस्थानों के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के कुछ संस्थानों के नाम दिए गए हैं और उनके संस्थापक, उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम दिए गए हैं। और नीचे एक कोड के माध्यम से पूछा गया है कि सही मिलान क्या है। तो हम देख सकते हैं कि सही मिलान के फॉर्म में किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि वी के आगे यदि हम 4 लिखें, अब इसको इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का, हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने यहां पर देखा बी के आगे 4, अब हमको देखना है बी के आगे 4 कहां पर लिखा हुआ है। तो बी के आगे 4 यदि देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है और एक यहां पर लिखा हुआ है। तो यानी कि अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये सी वाला उत्तर भी नहीं हो सकता है क्योंकि बी के आगे 3 लिखा हुआ है। ए वाला उत्तर भी नहीं हो सकता है क्योंकि बी के आगे 2 लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं अब हमारा उत्तर जो होगा वो या तो बी विकल्प से होगा या डी विकल्प से होगा। तो सही उत्तर में अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर डी है। क्यों है डी सही उत्तर? अब देख सकते हैं यहां पर कि कलकत्ता मदरसा, अब कलकत्ता मदरसा को यदि हमें मिलाना है तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स, ए का 2 हो गया, तो यानी कि ए के आगे 2 मिला हुआ है। अब यदि पूछा जाए संस्कृत कॉलेज बनारस, संस्कृत कॉलेज बनारस के बारे में पूछा जाए तो इसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन, तो हम सी के आगे 1 लिखेंगे। और बचा हमारा डी 3, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया। तो यानी कि इस तरीके के जब भी प्रश्न आए तो विद्यार्थी को एक बात जरूर ध्यान देना है कि कम से कम यदि 2 आप एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 विकल्प आपके पास में बचते हैं तो उत्तर खोजने में आसानी रहती है। इस प्रश्न के अनुसार हम देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या है, डी है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है।
अब यदि अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करें तो हमारा जीव विज्ञान विषय से संबंधित है। इसमें पूछा गया है मानव हृदय का वजन कितना होता है। अब मानव हृदय का वजन यानी कि ये जीव विज्ञान के सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित एक प्रश्न है, जिसमें मानव हृदय की बात की गई है। मानव हृदय का औसतन जो भार होता है वो भार हमारा होता है 300 ग्राम। और मानव हृदय एक पेरिकार्डियल झिल्ली के अंदर बंद होता है, जो उसके आवरण के तौर पे काम करता है, और जो एवरेज उसका औसत भार जो है वो लगभग हमारा होता है 300 ग्राम। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब यदि अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक स्थान है जहां पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, यानी कि रेल कोच फैक्ट्री है। तो पंजाब का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है कपूरथला, जो जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध रेल कोच फैक्ट्री है। तो कपूरथला इसका सही उत्तर होगा। और कहां है कपूरथला? पंजाब में। यानी कि रेल कोच फैक्ट्री, रेल डिब्बे बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर स्थित है? कपूरथला में। यदि और इनके हम विकल्पों की बात करें तो और भी बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कोच्चि है जो हमारे पश्चिमी घाट पर एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। नासिक की बात करें तो नासिक, गोदावरी एक प्रमुख नदी है हमारी गोदावरी, जहां पर कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। कानपुर की बात करें, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, और कानपुर भी अपनी बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम जान सकते हैं चमड़े के कार्य के लिए कानपुर फेमस है, और कानपुर में बहुत सारे संस्थान हैं। एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम भी है जिसको हम लोग ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं। प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री की बात की गई है, जो कहां पर? पंजाब के कपूरथला जिले में स्थित है। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न भूगोल विषय से संबंधित है, और इसमें कहा गया है जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पाया जाता है या कहां स्थित है। जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहां पर स्थित है? यह गुजरात राज्य में कच्छ के रण में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। यानी कि प्रश्न के अनुसार हमारे पास 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, लेकिन अगर हमको उचित विकल्प को खोजना है तो उचित विकल्प क्या होगा? कच्छ का रण, जो कहां पर है? गुजरात में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए। लेकिन यदि हम इसके अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं तो अन्य विकल्प देख सकते हैं। काजीरंगा दिया गया है, काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो कहां है? असम में है। दूसरा हम देख सकते हैं सारिस्का, सारिस्का की अगर यदि हम बात करते हैं तो सारिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है। यह भी बहुत प्रसिद्ध एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य है। रणथंभौर भी, ये भी एक नेशनल पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। ये कहां पर प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो यानी कि ये भी आपके परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में सहायक संधि के बारे में बातचीत की गई है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। बेसिकली सहायक संधि की जो शुरुआत या सहायक संधि को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, उसका श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेजली को। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए। यहां पर सही उत्तर क्या है हमारा? ए। लेकिन यहां पर और भी आप बहुत सारे वायसराय, गवर्नर जनरल्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि की, अगर मकबरे या समाधि की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में ये कॉर्नवालिस टॉम के नाम से कॉर्नवालिस का मकबरा है। यदि और एक और इसकी विशेषता है कि इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यानी कि 2 प्रश्न कॉर्नवालिस से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अब यदि हम बात करें वारेन हेस्टिंग्स की, वारेन हेस्टिंग्स भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है।
आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी को पढ़ते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए, हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर समझाए जाएं, ताकि हर एक विद्यार्थी यदि ऐसा करेगा तो उसकी सफलता की संभावना जल्दी हो जाएगी। तो यदि हम प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर सहायक संधि के बारे में पूछा गया है, सहायक संधि को शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रश्न के अनुसार उत्तर हमारा है लॉर्ड बेलेजली, अतः हमारा विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड में मुकदमे का सामना किसने नहीं किया? अब काकोरी कांड की बात की गई है। यदि काकोरी कांड की हम लोग बात करते हैं तो काकोरी कांड बेसिकली है क्या? ये काकोरी कांड ये आधुनिक भारत में 1925 में लखनऊ के पास में एक जगह है काकोरी, जहां पर मालगाड़ी से एट डाउन पैसेंजर का नाम था, मालगाड़ी से सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया गया। अब ये सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किसने किया? और बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सरदार ठाकुर रोशन सिंह, ये लोग अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को इस काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी की सजा दी गई। और यह प्रश्न आधुनिक भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। लेकिन उस प्रश्न में जाने से पहले हम एक चीज यहां पर यह जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद भी शामिल तो थे, लेकिन भाग गए थे, वो वहां से वो फरार हो गए, और जब फरार हो गए तो उनको नहीं पकड़ा जा सका। इसलिए इस केस में जो पकड़े जाने वाले लोग थे, बाकी ये सारे नाम हैं, चंद्रशेखर आजाद का इस काकोरी षड्यंत्र में केस का सामना नहीं किया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है, ये प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। पूछा गया है कि कौन सा वेब ब्राउजर है। यहां पर अगर वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या है? सी, यानी कि फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है, अतः विकल्प सी सही है। हमारा सही उत्तर क्या है? सी। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है मोबाइल फोन में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं। यदि मोबाइल फोन के तरंगों की बात करेंगे तो मोबाइल फोन में मैग्नेटिक वेव्स यानी कि चुंबकीय तरंगें प्रयोग की जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है? बी। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा खेल जगत से संबंधित है। खेल जगत में पूछा गया राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। अब यदि राधा मोहन कप की बात करेंगे तो राधा मोहन कप हमारा संबंधित है पोलो से। सही उत्तर क्या है इसका? सी। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इसका सही उत्तर है। बाकी अन्य खेल भी दिए गए हैं, जिसमें अक्सर हॉकी के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसमें एक प्रसिद्ध कप पूछा जाता है आगा खां ट्रॉफी, आगा खां कप या आगा खां ट्रॉफी पूछी जाती है। इन जितने भी खेल दिए गए हैं, इनसे संबंधित खेल में खिलाड़ी, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करेंगे तो प्रश्न के अनुसार राधा मोहन कप हमारा पोलो खेल से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां है? बेंगलोर में। और बेंगलोर की एक और खासियत है कि इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है सी, बेंगलोर। एक और बेंगलोर की विशेषता कि उसको सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। इसका जो विकल्प डी है, इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है।
अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमारा बेंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस सांप में जहर की मात्रा सबसे कम होती है? यदि सांप की बात करें तो यहाँ पर 4 सांपों के प्रकार दिए गए हैं। एक वाइपर, दूसरा अजगर, तीसरा करैत और चौथा नाग सांप दिया गया है। यदि जहर की मात्रा के अनुसार बात करें, लेकिन भारी भरकम में कौन सा सांप सबसे बड़ा होता है, तो यदि बात की जाए तो हमारा अजगर आ सकता है इन विकल्पों में। यदि हम बात करेंगे तो अजगर सबसे बड़ा सांप हो सकता है, लेकिन जहर की अजगर में न्यूनतम मात्रा होती है। यानी कि सांपों में अगर बात करेंगे तो अजगर में जहर की बहुत कम मात्रा होती है। वो अपने भारी भरकम शरीर उसका होता है, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर जकड़ करके उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना विशालकाय होता है, लेकिन जहर की मात्रा उसमें बहुत कम होती है। अगर जहरों में बात करेंगे तो जहर के हिसाब से अजगर से ज्यादा इन सभी में जहर की मात्रा होती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आलू, ये बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया आलू क्या है। अब हम लोग जब पढ़ते हैं बॉटनी में या वनस्पति विज्ञान में कि जड़ क्या है, तना क्या है, फूल क्या है, पत्ती क्या है, तो उसी में ये सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आलू के बारे में पूछा गया, आलू क्या है, तो इसका सही उत्तर है आलू हमारा तना है। सी विकल्प इसका सही है। आलू क्या है? तना है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काकरापारा नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहां पर स्थित है? काकरापारा नाभिकीय शक्ति स्टेशन की यदि हम बात करते हैं तो वह गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? काकरापारा गुजरात में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी इसका सही उत्तर है। लेकिन हम यदि अन्य यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर भी एक बहुत प्रमुख शक्ति केंद्र है जिसको हम लोग कहते हैं कैगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर हम बात करें तारापुर, यहां पर अगर हम बात करें तमिलनाडु में कुडनकुंडलम, यानी कि काकरापारा नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहां है? गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। तमिलनाडु में कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है, कुडनकुंडलम। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। यानी कि एक प्रश्न के द्वारा हमको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो भूगोल विषय से संबंधित हमारा प्रश्न है। उस भूगोल विषय से संबंधित प्रश्न में दिया गया है होन्सु द्वीप कहां स्थित है? यदि होन्सु द्वीप की बात करेंगे तो होन्सु द्वीप हमारा जापान में स्थित है। एशिया में है, जापान में होन्सु द्वीप स्थित है। एक और होन्सु द्वीप की विशेषता है, यहां पर एक प्रसिद्ध शहर है हिरोशिमा। कौन सा शहर स्थित है होन्सु में? हिरोशिमा भी यहां पर स्थित है, जहां पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? बी जापान। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहां पर एक तरफ कुछ देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन देशों की मुद्रा एक तरफ दी गई है। तो यहां पर पूछा गया कि कौन सा क्रम सही है, यानी कि उस देश के साथ में उसकी सही मुद्रा का जोड़ा कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि म्यांमार के बारे में, क्या म्यांमार की करेंसी बात है? नहीं है, क्योंकि म्यांमार की करेंसी क्या है? क्या होता है। यदि हम थाईलैंड की बात करें तो क्या थाईलैंड की करेंसी क्या है? नहीं है, थाईलैंड की करेंसी क्या है? बात है। अब यदि हम देखते हैं कंबोडिया की करेंसी रियाल है, तो हमारा सही उत्तर निकल के आता है कि हाँ, कंबोडिया की करेंसी
रियाल है। इसलिए इस प्रश्न में यदि हम सही जोड़े की बात करेंगे तो सही जोड़ा हमारा क्या है, सी, अतः इसका विकल्प सी सही उत्तर है। लेकिन यदि हम चौथे ऑप्शन यहाँ पर डी की भी चर्चा करें तो डी का भी ये जोड़ा जो है वो गलत है, क्योंकि वियतनाम की यदि मुद्रा की बात करते हैं तो वियतनाम की मुद्रा है डा। तो यहां पर आपने देखा कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ उनकी मुद्रा दी गई है, उसके अनुसार सही जोड़ा पूछा गया है। तो सही जोड़ा हमारा क्या है, कंबोडिया की मुद्रा क्या है, रियाल है। अब हम देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। अब यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, जब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली है और दूसरी चली है 1956 से लेकर के 61 तक, और इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। जब भारी उद्योगों पर बल दिया गया उसी के दौरान बहुत सारे स्टील प्लांट, इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। वो इस्पात संयंत्रों की जब स्थापना की गई तो बहुत सारे देशों ने सहयोग दिया, बहुत सारे देशों के सहयोग से स्थापना की गई। उन्हीं में पूछा गया कि ये 4 इस्पात संयंत्र दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस देश के सहयोग से जो है ब्रिटेन देश के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। यदि हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा बी, यानी कि दुर्गापुर। अब हम यहाँ पर इसका सही उत्तर तो बी है, लेकिन जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उनसे संबंधित मैं बताना चाहूंगा। यदि पूछा जाए बोकारो है कहां, सबसे पहले यह भी प्रश्न पूछा गया है। मिलाने को एक बार दिया गया था, एक तरफ इस्पात संयंत्र दिए गए थे और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए थे, तो मिलाने के लिए पूछा गया था। तो इसलिए मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा यह झारखंड में स्थित है। कहां पर है, झारखंड में। यदि दुर्गापुर की बात करें, दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में है। यदि राउरकेला की बात करें, उड़ीसा में। यदि भिलाई की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में है। और ये भी सारे जितने इस्पात संयंत्र हैं ये भी किसी ना किसी देश के सहयोग से स्थापित किए गए। जैसे आपने देखा दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला के बारे में बात की जाए तो जर्मनी है, भिलाई के बारे में बात की जाए तो रसिया है, और बोकारो के बारे में बात की जाए तो वो भी रसिया है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है हमारा। अब अंतिम प्रश्न दिया गया है कि सौर परिवार में कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। सौर परिवार का, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो यहां पर ये उपग्रह दिए गए हैं 4। आप देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार जो गैनीमेडे है वो हमारा सही उत्तर है, यानी कि बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। गैनीमेडे ये बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है, बृहस्पति का, जो कि आकार में सबसे बड़ा। बृहस्पति का भी आकार में पूछा जाए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गैनीमेडे। यदि पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गैनीमेडे। यदि हम यहाँ पर और भी उपग्रहों की चर्चा करें तो टाइटन हमारा बहुत प्रसिद्ध उपग्रह है शनि का। आज आपने देखा कि एसटी नंबर 78 के CHSL के कुछ महत्वपूर्ण 20 चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बातचीत की गई है। हमारी mahindraguru.com की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हम आपको डिजी पेज, डिजी नोट और क्विज के माध्यम से विद्यार्थियों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि विद्यार्थी जल्दी से जल्दी परीक्षाओं में सफल हो सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।